ये डिलिमिटेशन क्या है? अपने देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सामान्य मूल्य की जो प्रणाली है वो लागू होती है जी। लेकिन उसको हम बैलेंस कराने की कोशिश नहीं करते हैं। कारण क्या है कि यही तो एक प्रक्रिया थी जी। जिसे हम परिसीमन कहते थे। हर नागरिक की वोट की कीमत बराबर होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। हाँ। कहाँ कमी रही जो डिलिमिटेशन पूरी तरह से रुका? परिसीमन पर रोक लगाने का जो टाइम है वो 50 साल बीत चुके हैं। 1976 से हम देखते आ रहे हैं कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ। तो इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई और फिर पूरा देश चुप रहा। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में कहेंगे या इसे राजनीति की मजबूरी कहेंगे आप? इसको हम राजनीतिक साजिश कहते हैं। डिलिमिटेशन नहीं तो क्या लोकतंत्र अधूरा रहेगा? डिलिमिटेशन नहीं तो अगले बार लोकतंत्र नहीं होगा। अगर अप्रैल में ये लागू नहीं होता तो हम अपने देश को और पीछे धकेलने पे मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस पे काम नहीं कर रही। राजनीति से लोग इतना दूर जा चुके होंगे कि वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीजें बदल जाएंगे क्योंकि लोगों का भरोसा टूट जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम के इस पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज का ये पॉडकास्ट हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ है, भारत की राजनीति, जिसको आमतौर पर हम अच्छे से समझ तो पाते हैं लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे आखिरकार इस राजनीति से युवाओं को क्या फ़ायदा मिल सकता है। क्या कभी सोचा कि आपने डिलिमिटेशन, जिसे हम परिसीमन कहते हैं, ये पूरा पॉडकास्ट आज उसी के ऊपर रहने वाला है। डिलिमिटेशन क्यों लागू नहीं हुआ? जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, क्या वो जानते हैं परिसीमन क्या होता है? कभी इस शब्द के बारे में शायद उन्होंने पढ़ा हो या जाना हो, या किसी नेता को बात करते हुए कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं आखिर बात होती डिलिमिटेशन पर? क्यों इसे लागू करने के पीछे क्या लोगों की मानसिकता है, राजनेताओं की मानसिकता है जो इसे लागू नहीं किया जा रहा? क्या इसके नुकसान थे इसलिए लागू नहीं हुआ? देश आज़ाद हुआ, जनगणनाएं हुई, सब कुछ हुआ, आखिरकार फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा? महिला आरक्षण बिल पास तो हुआ लेकिन उसका फ़ायदा महिलाओं को नहीं मिला। युवा जो इस देश को बदल सकता है, देश का भविष्य जिसे हम कहते हैं कि युवा हमारे आने वाले देश का भविष्य है, लेकिन आखिरकार उस युवा को ही क्यों पीछे किया गया? इस पूरे पॉडकास्ट में डिलिमिटेशन पे चर्चा होने वाली है। हमारे साथ हैं आई युवा के फाउंडर रुद्र प्रताप सिंह, जो लगातार डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर आज का युवा ये नहीं जानेगा कि राजनीति क्या है, परिसीमन के फायदे क्या है, तो देश का युवा आगे नहीं बढ़ सकता। रुद्र प्रताप जी, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम में। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर, डिलिमिटेशन एक ऐसा मुद्दा, जब हमने इसके बारे में जाना तो एक ही नाम निकल कर आया, रुद्र प्रताप, जिन्होंने लगातार डिलिमिटेशन पर आगे आकर बातचीत करना शुरू करी। आपसे बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं, जो व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं वो समझ सके आखिरकार कि परिसीमन पहले तो क्या है। ये आपको एकदम हमें ना साफ शब्दों में समझाइए, डिलिमिटेशन क्या है? देखिए, डिलिमिटेशन बहुत एक आम भाषा में आप इसको समझिए कि ये निर्धारित करता है कि हमारे सांसद और विधायकों की संख्या कितनी रहेगी। और उसके लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान लाया गया जिसमें आर्टिकल 82 और 172 के में इसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया कि जैसे ही जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशों को लागू करेगा। वो जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार सीटों को निर्धारित किया करेगा। इसलिए आपने जब देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, हमको आज़ादी मिली 1947 में, और देश का हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया, लेकिन फिर भी हमारे देश में पहली बार जो आम चुनाव हुए वो क्यों 52 में हुए? इसी वजह से हुए कि सबसे पहले देश में जनगणना कराई गई। जनगणना कराने के बाद फिर परिसीमन आयोग बना। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जो सीटें निर्धारित करी, उसी के आधार पर फिर अपने देश में चुनाव कराए गए। तो अगर एक बात बताइए कि जब हम आज़ादी के बाद, और इतना महत्वपूर्ण परिसीमन था कि देश की आज़ादी के हम 5 साल बाद पहला चुनाव करा पाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये बाध्यता थी कि परिसीमन होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होगा। यही व्यवस्था थी जो लगातार शुरुआती दिनों में चली, क्योंकि संख्या अनुपात में बढ़ेगी कि जिस अनुसार हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और देश के संविधान या लोकतंत्र ये कहता है कि जब तक सामान्य नेतृत्व नहीं होगा तब तक लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं होता। क्योंकि हर व्यक्ति को, जो लोकतंत्र में पूरे देश के बीच एक आस्था का विषय है ना, कि किसी भी व्यक्ति का चुनाव कैसे होगा। अगर वो चुनाव की प्रक्रिया ही गलत हो जाएगी तो लोकतंत्र पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसीलिए परिसीमन की व्यवस्था लगाई गई थी। तो ये तरीका था कि हम अपने संख्या को कैसे बनाएंगे,
कि जो हमारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनकी संख्या कैसे होगी और समय समय पर उसको फिर से कैसे अपडेट किया जाएगा, उसी की पूरी व्यवस्था है, वो परिसीमन के नाम से जानी लेकिन जाती आज है। परिसीमन को लोग पूर्णतः से भूल चुके हैं। परिसीमन पे कोई आगे आके बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें कि हर नागरिक की वोट की कीमत बराबर होती है, ये कहा जाता है कि आपकी जो वोट है उसकी कीमत बराबर है सबकी, लेकिन इस पर कोई जोर ही नहीं दे रहा। कहाँ कमी रही जो डिलिमिटेशन पूर्णतः से रुका? दरअसल देखिए क्या है ना कि हम अपने लोकतंत्र में ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता हाँ। है। एक नागरिक का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। जी उसके लिए उसके राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी होती है और वो हम भूल चुके हैं। जी कारण क्या है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई और फिर पूरा देश चुप रहा। और परिसीमन पर रोक लगाने का जो टाइम है वो 50 साल बीत चुके हैं। हाँ 50 साल से अगर जो ये प्रक्रिया है, इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, वो रुकी हुई है और उस पर पूरा देश अगर मौन है, तो इसका मतलब है कि हम लोकतंत्र को करीब से नहीं जान रहे हैं। हाँ या उसको हम उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से हमें समझना चाहिए। कारण क्या है कि अगर एक वोट की बात है, संविधान यही कहता है जी कि हर वोट का मूल्य सामान्य होना चाहिए। हाँ तो आज अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो एनसीआर में 50 लाख की आबादी पे एक सांसद हैं। जी केरला में चले जाएंगे तो 17-18 लाख पे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश या बाकी अन्य राज्यों में देखेंगे तो 30-32 लाख पे हैं। तो एक सामान्य कहाँ प्रक्रिया हुई। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जब अपने देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सामान्य मूल्य की जो प्रणाली है वो लागू होती है। जी बिल्कुल तो जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सांसद होता है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जी जब केरल का सांसद वोट डालेगा तो उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। लेकिन उसको हम बैलेंस कराने की कोशिश नहीं करते हैं। कारण क्या है कि यही तो एक प्रक्रिया थी जी जिसे हम परिसीमन कहते थे कि ये व्यवस्था बराबर लागू करी जाती, कि भाई समानता क्यों होती है। अगर हम कभी भी चुने और उसी व्यक्ति को चुने तो क्या फर्क पड़ता है। अब 1971 के बाद जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है हम उसी को तो चुन रहे हैं। जी तो उसी को चुन रहे हैं तो एक लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र कैसे हुआ। क्योंकि हम तो संख्या उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, उन्हीं में से हम चुनाव कर रहे हैं। 1976 से इसे फ्रीज कर रखा है। 1976 से हम देखते आ रहे हैं कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ। बात होती है, रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में कहेंगे या इसे राजनीति की मजबूरी कहेंगे आप कि ये इसलिए फ्रीज है? नहीं, इसको हम राजनीतिक साजिश कहते हैं। कारण अच्छा। क्या है कि देखिए लोकतंत्र की कोई मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र अगर मजबूर हो गया तो लोकतंत्र किस बात का नहीं रहा। तो लोकतंत्र की अगर मजबूरी नहीं है तो अब तक फिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? इसलिए काम नहीं किया गया कि जो सत्ताधारी दल हैं या जो सत्ता में मजबूत लोग हैं जी वो अवसर नहीं देना चाहते हैं बाकी लोगों को। वो एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में कि राजनीति उनके तरीके से चले। और जब आप देखते हैं कि परिसीमन से पहले की राजनीति और परिसीमन के बाद की राजनीति तो आपको फर्क दिखने लगेगा। कारण क्या है कि परिसीमन के बाद की राजनीति में लोगों ने राजनीति को अपने हिसाब से मैनेज किया, अपने तौर तरीकों से उन्होंने राजनीति को चला और राजनीति को पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक प्राइवेट फर्म की तरह आप आज के डेट में हो गई। या राजनीति की राजनीतिक दल हैं, कुछ उनके परिवार के लोग हैं, उसी के तरीके से चलाई जा रही है। एक स्वस्थ राजनीति को नहीं पनपने दिया जा रहा है या बढ़ने दिया जा रहा है। तभी तो आज स्थिति बन गई है कि 50 साल बाद परिसीमन पर चर्चा नहीं हो रही है। जी जो चीज़ आपके संविधान में के मूल में मैंने क्या कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण था कि देश की आज़ादी के बाद हम पहला चुनाव 5 साल बाद करवा पाए। कारण क्या है कि ये प्रक्रिया हमको अपनाना अनिवार्य था कि हमने आज़ादी के बाद जनसंख्या की गणना कराई, उसके बाद परिसीमन लागू किया, उसके बाद हमने चुनाव कराए। तो जो व्यवस्था इतना महत्वपूर्ण हो सकती है उसको हम आज़ादी के बाद 5 साल डिले कर सकते हैं चुनाव के लिए, उस पर हम 50 सालों से रोक लगा करके बैठे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसमें कितना विरोधाभास तो देश को तो बहुत बड़ा नुकसान है इससे। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या किसी भी हम पार्टी की बात करें, कोई आगे बढ़कर नहीं आता। सबको यह है कि डिलिमिटेशन रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद वाली राजनीति ना वो स्ट्रांग हुई है इसकी वजह से। इसी के लिए इस पर रोक लगाई गई थी। कारण क्या है कि जब देखिए जब प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता में वो लोगों को अवसर मिलता है जो काबिल होते हैं, और जो लोग काबिल नहीं होते हैं वो एक अड़चन पैदा करने के हमेशा फिराक में रहते हैं। तो परिसीमन की रोक उसी का हिस्सा है। जब आप राजनीति को पहले देखेंगे तो राजनीति में बहुत प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे। अब आज़ादी के बाद आप देखेंगे और 1976 की राजनीति से पहले देश में बहुत प्रबुद्ध लोग होते थे। जैसे बार बार ये बात कही जाती है कि राजनीति में एजुकेशन को नहीं रखा गया, कि भाई एजुकेशन कितनी होगी उस हिसाब से नहीं रखा गया। ये इसलिए नहीं रखा गया कि पहले की राजनीति का जो दौर था उसमें प्रबुद्ध लोग ही राजनीति का हिस्सा होते थे। जितने आप देखेंगे देश की आज़ादी की लड़ाई को देख लीजिए या कहीं पे देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि अनपढ़ लोगों ने उस चीज़ को लीड किया, बहुत प्रबुद्ध लोगों ने लीड किया। तो उनको ऐसा लगा ही नहीं कि ये एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसी भी
प्रक्रिया हमारे देश में हो जाएगी कि ऐसे लोग भी आने लगेंगे, जैसे आपराधिक छवि की बात होती जी। है, तो ऐसा पहले था ही नहीं। हाँ। राजनीति एक स्वच्छ राजनीति, एक सामाजिक बात करी जाती थी, लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब विषय होता था, सामाजिक कार्य, लोगों को इस से लोगों की आस्था जुड़ी होती थी। आप देखेंगे आज़ादी का आंदोलन या उसके बाद के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो अपने देश की राजनीति में, तो इसलिए व्यवस्था नहीं करी गई। तो उनकी परिकल्पना में ही नहीं था कि परिवारवाद होगा। आप 76 से पहले आप किसी भी नेता को देखिए, कोई परिवारवाद देश की लेकिन आज राजनीति में ऐसा नहीं है। परिवारवाद चल रहा है ना सर, पढ़ा लिखा युवा काम कर रहा है, नौकरी में अपना टाइम खराब कर पा रहा है बेचारा, वो राजनीति में आ नहीं सकता। और जिन्हें कुछ नहीं आता परिवारवाद के, वो लोग आज सांसद बन के घूम रहे हैं, वो संसद में बैठ रहे हैं, क्योंकि उनका परिवारवाद स्ट्रांग था। और जो आम युवा था, जिसको आना चाहिए था पॉलिटिशियंस में, वो आगे बढ़े, वो पीछे रह गया। आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं कि बिहार में लोग कहते हैं कि इतना प्रबुद्ध प्रदेश है, इतने आईएएस यूपीएससी के लोग वहाँ से निकलते हैं, वहाँ एक अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनके पति जेल चले जाते हैं, तो उनकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और वो काफी लंबे समय तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। तो सवाल ये उठता है ना कि ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जिसमें आप भूल चुके हैं कि लोकतंत्र में हमारे अधिकार क्या हैं या हमारे कर्तव्य क्या हैं। अगर बिहार जैसे राज्य में जो इतनी बड़ी बातें होती हैं, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, या किसी भी जगह मीडिया में देख लीजिए या प्रशासनिक सेवा में देख लीजिए, हर जगह सक्रिय लोग मिलेंगे, वहां एक महिला एकदम निरक्षर अगर सत्ता चला सकती है लंबे समय तक, तो आप ये सोचिए कि उससे क्या साबित होता है कि हम वो भूल चुके हैं कि हमने देश को आजाद कराया, हमने लोकतंत्र अपनाया, और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। हम तो अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे ऊपर आपके बाद आपके बच्चे थोप दिए जाते हैं, तो हम लोकतंत्र की कहाँ से बात कर रहे हैं? तब तो हम अभी भी गुलामी की बात कर रहे हैं। और आज आप देख लीजिए हर जगह क्या हो रहा है, जो एक जनरेशन के नेता थे, उनके जितने लोगों के बच्चे हैं सब राजनीति में हैं। तो सवाल यही है, क्योंकि वो कंपटीशन को मारना चाहते हैं, लोगों को आने का अवसर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, प्रतियोगिता होगी, तो उनके वो सामने वो फेल हो जाएंगे। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे आप अंदर आ ही ना सकें, तो जो लोग होंगे उसी में से चुने जाएंगे। अगर आज एक बात बताइए कि देश के केंद्रीय राजनीति की बात करी जाए, तो कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल, और उसके सिवा क्या विकल्प है? नहीं। और कांग्रेस को लोग आजकल कहते सुने जाते हैं कि जब बीजेपी हारेगी तो हम सत्ता में आ ही जाएंगे। तो सवाल ये उठता है ना कि ये लोकतंत्र नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें तो आप और हम में से ही मुकाबला चल रहा, आप जीतेंगे हम जीतेंगे, तो उसमें जनता कहाँ है? तो जनता अगर नहीं होगी तो फिर वो लोकतंत्र 1976 में जब कांग्रेस ने इसको रोका था डिलिमिटेशन को, तो उसके बाद से अब अगर हम करंट की बात करते हैं, 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, और अभी तक बीजेपी की तरफ से पहल नहीं हुई कि डिलिमिटेशन को लागू किया जाए या इस पर चर्चा की जाए। कोई भी सांसद अगर हम देख लें या विधायक देख लें, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस ने रोका, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उसको लागू क्यों नहीं करवाया? देखिए, कांग्रेस ने 76 में रोका, वो उसकी जो भी वजह रही होगी मैंने आपको बता दिया कि वो राजनीति पे एक अधिकार चाहते थे। लेकिन यही चीज सबके दिमाग में आ गई, क्योंकि जब 2001 में इसकी रोक को दोबारा बढ़ाया गया 2026 तक के लिए, तब उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक व्यक्ति नहीं शामिल है, यहाँ सारे लोग शामिल हैं। और सारे लोग शामिल में इस वजह से हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फायदा है। देखिए, राजनीति व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये विषय है सामाजिक। जब हम बात करते हैं देश की, हम कहते हैं राष्ट्र की, तो उसमें हमको उस व्यवस्थाओं पे काम करना होगा जो व्यवस्था राष्ट्र के हित में है। और जो व्यवस्था बनाई ही गई थी इसी के लिए, उस पे हम रोक लगा कर राष्ट्र हित की कहाँ से बात कर रहे हैं? जब एक बात बताइए कि जब पूरे दुनिया में हर जगह आंकड़े बदलते हैं, आज हम एयरपोर्ट पे बताते हैं कि पहले इतने एयरपोर्ट थे अब इतने हो गए, पहले इतनी यूनिवर्सिटी थी अब इतनी हो गई, वो क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि संख्या बढ़ रही है। और संख्या बढ़ रही है तो आपको उस संसाधन को के हिसाब से चीज़ों को आपके बढ़ानी चाहिए। ये व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक में आप बढ़ाइए ना बढ़ाइए एक अलग विषय है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये तो संवैधानिक विषय है, इसको तो संवैधानिक विषय इतना बड़ा है कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा। और अगर हम सांसद की बात करते हैं, तो एक सांसद पर 30 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है। जब इलेक्शन आते हैं तब हम देखते हैं कि एक सांसद आता है तो वो अपने सारे संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पाता, क्योंकि उसके अंडर में जितने लोग आ रहे हैं वो सबसे नहीं मिल सकता, वो सिर्फ इलेक्शन के समय में ही बाहर आता है। तो जब हमें पता है कि इतनी पब्लिक बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन लगातार हमारे देश की बढ़ रही है, तो हम सीटों को नहीं बढ़ा रहे। हमने नया संसद बढ़ाया, उसमें सीटें बढ़ाई, लेकिन हम उसमें नए लोगों को आने नहीं दे रहे।
तो मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि गंभीरता इस बात से पता चलती कि हमारी देश, आज एक बात बताइए कि हम विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल हैं? इसी वजह से लिए क्योंकि हम उतने गंभीर नहीं हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों के लेकर के हम केवल कुछ चीज़ों में लोगों को उलझा करके राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीति बाहरी लोगों से नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अपने लोगों का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं शोषित वंचित दलितों की, और हम सबसे पहले उन्हीं का हक मार रहे हैं। बिल्कुल। जब आप युवा की बात करते हैं तो युवा का मतलब क्या होता है? जब देश की संविधान ने ये बात कह दिया कि भाई 25 साल की उम्र में कोई चुनाव लड़ सकता है और 25 साल की उम्र का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है। और राज्यसभा में आप चले जाएंगे 31 साल, या मान लीजिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की उम्र 35 साल है। तो आप एक बात बताइए कि या तो संविधान ने इसकी उम्र की सीमा 50-60 कर दी होती, भाई आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाते हैं किसी युवा को? या राज्यसभा में या राज्यपाल क्यों नहीं किसी युवा को बनाते जिसको सीधे बनाया जा सकता है, जिसमें कोई चुनावी प्रक्रिया की बात नहीं होती है, उसमें सीधे जो पार्टियां चाहेंगी वो बन जाएंगी, या राज्यसभा में जिनको पार्टियां लाना चाहती हैं ला लेती हैं। लेकिन वहां क्यों नहीं उसके युवाओं की संख्या दिखती है? जहां वोट की राजनीति है, जहां टिकट देना है, वहां आप युवा को मौका ही नहीं देंगे। जब आप चुनाव में नहीं उनको उतारेंगे तो बेचारे जीतेंगे कैसे? और जब युवा की बात आएगी तो आप परिवारवाद ला देते हैं। जितने आज के समय में 30 साल से उम्र के कम के सांसद हैं, आप उनका आंकड़ा उठा करके देखिए, सभी के सभी बैकग्राउंड है, किसी परिवार से हैं। बिल्कुल। आज आप एक बात बताइए, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे इस बात से अफसोस हो रहा है कि जिस देश पर मंच पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसी मंच पर उपेंद्र कुशवाहा के लड़के बिहार में सीधा मंत्री पद की शपथ लेते हैं और उनको पता नहीं है कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप एक बार बताइए देश कैसे चल रहा है? भाई आप कोई गिफ्ट बंट रहा है क्या कि जिसमें आपको दे दिया गया? भाई वो सीधे उस व्यक्ति को नहीं पता है कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, और जिस मंच पे प्रधानमंत्री बैठे हूँ उस मंच पे वो जाकर के शपथ ले रहा था। तो अब इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं? भाई राजतंत्र क्या था? राजतंत्र में तो पहले ये तो कम से कम पता रहता था कि भाई राजा का लड़का यही है, यही बनेगा, और उसी परिस्थितियों में पलता बढ़ता था, वो अपने आप को उसी तरह से महसूस करता था, और उसकी भी प्रक्रिया थी। पहले वो राजकुमार बनता था, उसका पूरी तरह से होता था, फिर उसके बाद वो राजा बनता था। यहाँ तो आप एकदम सीधा मंच पे ला रहे हैं और सीधे आप मंत्री बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जब देखिए आज के डेट में ग्लोबल इकोनॉमी है, सारी चीजें पूरे विश्व देखता है, तो जब पूरा विश्व देखता है और जब ये बातें देखता है तो हमारे बारे में क्या मैसेज देगा? हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम 47 में देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, किस बेस पे बताएंगे? क्योंकि जो हमारी मजबूती थी पॉलिटिक्स, वही हमारी स्ट्रांग नहीं है, परिवारवाद में वो चली गई। 2014 की अगर मैं बात करूं, मोदी का एक नारा आया था, मोदी है तो मुमकिन है। देश के प्रधानमंत्री हैं आज भी मोदी, लेकिन मोदी की तरफ से भी ये पहल क्यों नहीं की जा रही? क्यों लगता है भारतीय प्रधानमंत्री को कि अगर डिलिमिटेशन लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, नुकसान फायदा किसी को क्यों होगा भाई? आप एक बार बताइए कि रोक भी तो सरकार की तरफ से ही है ना। मैंने कहा कि सरकार की तरफ से रोक है, लेकिन ये फायदा नुकसान पार्टियों को नहीं होगा, व्यक्तिगत फायदा नुकसान है। कि जैसे मान लीजिए कि मेरा फायदा है, मेरा नुकसान है, पूरे देश को, किसी राजनीतिक दल को, किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सीटें बढ़ेंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने हम और आज थोड़ी चले जा रहे हैं चुनाव लड़ने। चुनाव वही लड़ेगा जो राजनीति में सक्रिय है। जी, संख्या बढ़ने से क्या होगा? जनता के बीच संवाद अच्छे से होगा। जैसे अभी आपने कहा कि 30 लाख की आबादी, एवरेज आबादी पे अपने सांसद हैं, तो अगर 30 लाख की एवरेज आबादी के हमारे सांसद हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जनता की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। भाई हमारे जो लोकतांत्रिक सिस्टम है क्या कहता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और उसके बाद सरकार। तो जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच की बात ले जा करके संसद में उठाते हैं, और उसके हिसाब से सरकारें नीतियां निर्धारित करती हैं और जनता को उसका फायदा मिलता है। जब वो जनता के बीच नहीं है, जब वो जनता के बीच उनके मुद्दों को नहीं ला पा रहे हैं, तो संसद में किस बात पर उठाएंगे? आज आप एक बात बताइए, जब हम संसद की कार्रवाई देखते हैं तो एक एक अलग तरीके से मुद्दे आते हैं और पूरे संसद के सत्र को रोक दिया जाता है। ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको जनता समझने में वक्त लग जाते हैं कि आखिर ये मुद्दा था क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं।
भाई जनता के मुद्दे जानने के लिए अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो जाने मेरे क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। जी। केरल का मुद्दा अलग होगा, असम का मुद्दा अलग होगा, गुजरात का मुद्दा अलग होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह का, हर क्षेत्र का मुद्दा अलग है। जी। इसीलिए तो बनाया गया है कि जो संसद होंगे या विधायक होंगे वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उनकी सीट एक होती है कि वहीं का वो प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं की बात उठाएंगे। लेकिन अगर वो लोगों से ही नहीं मिल पाते हैं, अपने क्षेत्र को ही नहीं जानते हैं, तो कैसे वो लोगों के मुद्दा उठा पाएंगे। बिल्कुल और वो प्रक्रिया जो संवैधानिक है उस पर रोक क्यों लगी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, कोई नहीं बोल रहा है। भाई ये उनके हक की बात होती है। जैसे अभी आप बात करते हैं कि जैसे रोजगार की बात होती है, कि रोजगार की बात होती है तो छात्र सड़कों पे आ जाते हैं कि भाई हम उनकी वैकेंसियां निकाली जाएं, उनकी नियुक्तियां की जाएं। लेकिन जब राजनीति में सीटें बढ़नी है तो कोई राजनीतिक व्यक्ति सड़क पर नहीं आ रहा है, न अपनी बातों को उठा रहा है कि नहीं भाई सीटें बढ़नी चाहिए, हमको मौका मिलना चाहिए। भाई उनका तो वही क्षेत्र है ना। जैसा आपने कहा ना, इसमें आम जनता से ज़्यादा राजनेताओं को भी फायदा है, क्योंकि उन्हीं के ही जो साथ के मेंबर हैं वही चुनाव लड़ेंगे जब सीटें बढ़ जाएंगी। तो डर तो कहीं ना कहीं है ना, लेकिन सर इसमें क्लियर अगर मैं समझने की कोशिश करूं, डर है तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तभी हमने रोक लगा रखी है। हम जनता के बीच में इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, चाहे हम विपक्ष की बात कर लें, विपक्ष खुल के बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी कमजोरी जानता है। तो जनता तो कहीं ना कहीं ओवरऑल नुकसान में ही है ना, डिलिमिटेशन लागू होगा नहीं और फायदा जनता को मिलेगा नहीं। जनता को तो देखिए पूरा का पूरा 50 सालों से नुकसान है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डिलिमिटेशन पर रोक नहीं लगाई गई होती तो हम बहुत पहले विकसित राष्ट्र बन जाते जी। क्योंकि देश जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उससे चलती है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति में इतने लोग आपको आते, इतने काबिल लोग अब तक इस देश की राजनीति में आ चुके होते कि देश कहाँ का कहाँ चला जाता। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, डर किसका है? क्योंकि जब पार्टियां नहीं हैं, राजनीतिक दल एक प्राइवेट संस्था की तरह काम करते हैं। आज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस में इस बात की बहुत बात चल रही है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी हैं। इसकी दूरदर्शिता को आप समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का कांग्रेस में कोई विरोध करने की स्थिति में है या विरोध करे, क्योंकि राहुल गांधी के बाद कौन होगा कांग्रेस में? कोई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अविवाहित व्यक्ति हैं। उसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो जाएगा अगर राहुल गांधी लंबे समय तक कांग्रेस को लीड करते हैं। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस को लीड करती हैं तो उनका लड़का अगले चुनाव में देख लीजिएगा, जैसे वो 25 साल की उम्र का होगा वो राजनीति में आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया है, उसको राजनीति में कैसे शामिल कराया जाएगा, इसी तरीके से कराया जाएगा। तो देश के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं या जो देश के प्रमुख प्रदेश हैं उसमें जो भी राजनीति को अपने सत्ता को कंट्रोल में किया हुआ है वो कुछ गिने चुने लोग हैं जो परिवारवादी व्यक्ति हैं। उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब आम आदमी आएगा, जब सीटें बढ़ेंगी, जो देश का युवा है, आज के देश में एक बात बताइए, इतनी कार्य क्षमता बढ़ चुकी है, हमारे देश का युवा इतना डेवलप हो चुका है कि वो पूरे विश्व में जाकर के अपने काम को लेकर के जाना जाता है, उसकी पहचान है। इस देश में ही क्यों नहीं हो पाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको मौका नहीं दिया जाता है, और उसी के वजह से ये नुकसान हो रहा है, और उसी के वजह से पूरी प्रक्रिया को रोक लगाई गई है। क्योंकि काबिल लोग अगर आ जाएंगे तो जो नकारे लोग हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा हुआ है रुद्र जी। अगर हम थोड़ा सा और समझें, नया संसद बनता है, सीटें उसमें बनी, बढ़ा दी गई, डबल कर दी गई, लेकिन सांसद हमारे वही हैं। तो सरकार ने क्या सोचकर सांसद की सीटें बढ़ाई कि हम सीटें बढ़ा रहे हैं? क्या आने वाले समय में 5 साल बाद या 10 साल बाद उनका विजन है कि तब डिलिमिटेशन लागू करना है? अभी तो देखिए दोनों चीजों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जैसे जो संसद बना जी, वो उस तरह से नहीं बनाया गया जिस तरह से ये होना चाहिए जी। उसकी संख्या लगभग 800-850 के आसपास है जो डिलिमिटेशन में कवर नहीं होती जी। कारण क्या, अब आप सोचने वाली बात है, जब हमारे देश में अंग्रेज थे और उन्होंने नई दिल्ली को राजधानी बनाया, आप दिल्ली को करीब से देख रहे हैं, पिछले 90-95 साल की अगर बात करी जाए दिल्ली को राजधानी बने हुए अंग्रेजों के द्वारा, जब उन्होंने पूरी तरह से बनाया, जो पुराना सांसद था उनकी सोच को आप देखिए, या जो अभी भी उनका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से प्लान करके बना रहे थे। हमने अगर 2023 में संसद भवन बनाया तो 2023 का क्या संसद भवन 1450 सांसदों की संख्या का है? क्योंकि अगर डिलिमिटेशन लागू होता है और पुराने आंकड़े के अनुसार लागू होता है तो देश में आज 1450 सांसद होंगे लोकसभा के जी। तो उसकी संख्या क्यों नहीं आपने करी? दूसरी, हर 10 साल बाद डिलिमिटेशन लागू होगा, वो संख्या हमेशा बढ़ेगी। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग में वो सीटें तो 2000 होनी चाहिए थी,
कि 2000 के भाई अगले अगर हम संसद भवन को क्या 50 साल में बनाने वाले हैं या 10 साल में बनाने वाले हैं? भाई कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम पिछले से तुलना करें तो 100 साल तो हमने यूज किया ही है। बिल्कुल। तो अगर हम 100 साल के भविष्य को देख करके बनाते तो उसमें 2000 की संख्या होनी चाहिए थी, जो नहीं है, 800 कुछ है। तो हम उस सोच को नहीं मैच कर पा रहे हैं कि जिससे हम विकसित बने। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसमें सोच का बेहतर होना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि भारत में क्रिकेट और हॉकी या क्रिकेट और अन्य खेलों की आप तुलना करिए, बाकी खेल क्यों इतने पीछे चले गए? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बीसीसीआई एक स्वच्छंद संस्था है और आज के डेट में पूरे विश्व क्रिकेट में बीसीसीआई का राज चलता है। आपने देखा होगा, चाहे फाइनेंशियली स्थिति में देख लीजिए, किसी भी तरीके से, या लोगों के इंटरेस्ट के तौर पर देख लीजिए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके वैसा बनाया ना, लोगों का उसमें रुझान बना, लोगों ने उस तरह से चीज़ों को सोचना देखना शुरू किया। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पूरे देश विश्व में फुटबॉल का इतना क्रेज है, अपने देश में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि वो मानसिकता और सोच हम नहीं ला पा रहे हैं। तो भारत की राजनीति हम क्यों नहीं विकसित बन पा रहे हैं? हम उस सोच के साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं कि जिसमें हमारा युवा अनुभव के साथ कनेक्ट हो सके। भाई 25 साल की उम्र क्यों दी गई थी? इसी वजह से ना कि नए लोग आएंगे, पुराने लोगों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाकर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। तो जब वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगभग 18-19 साल तक वो सांसद रहे थे। तो वो उनका अनुभव उनको काम आएगा ना। बिल्कुल। जब वो 26 साल की उम्र में सांसद बने तभी तो उनका अनुभव उतना हुआ। अगर उस 26 साल की उम्र में सांसद नहीं बनते तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो सवाल यही है ना कि जब किसी भी चीज में एक एंट्री होती है ना, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, इसमें एक एंट्री होता है कि आप एंट्री करते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए पत्रकारिता में होंगे तो आप 10-12 साल पहले जब एंट्री किए होंगे तभी तो आज आपका अनुभव है। और आपको एंट्री न करने दिया जाए तो आपका अनुभव कैसे आएगा? आप चीज़ों को सीखेंगे कैसे? तो राजनीति में लोगों को एंट्री ही नहीं दी जा रही है, उनको अनुभव लेने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। भाई आज के समय में आप 25 साल की उम्र में कोई सांसद बने और 50 साल की उम्र में अगर प्रधानमंत्री बने तो उसके पास अनुभव 25 साल का होगा कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति 50 साल में ही सांसद बनेगा उसके पास अनुभव कहाँ से आएगा? प्रशासनिक अनुभव तो नहीं आएगा ना। व्यवहारिक अनुभव तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव अगर नहीं होगा, जैसे अब नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि भाई उनका प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि वो 12 साल पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने तो उनका प्रशासनिक एक अनुभव है जिससे आज वो लंबे समय से प्रधानमंत्री भी हैं। तो उप मुख्यमंत्री बने तब ने उसके बाद उनको अनुभव आया, आप उनको मौका ही मत दीजिए। तो ये जो भारत की आज के युवाओं के लिए तो सोच ही नहीं रहा ना। कोई युवा हमारा 30 साल की उम्र 35 साल तक उम्र में बेरोजगार घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टियां युवाओं के लिए सोच ही नहीं रही है। ना उनके एजुकेशन पे काम हो रहा सही तरीके से, ना उनकी नौकरी के लिए कोई बात करता है। अगर संसद में बात होती है तो सिर्फ देश के उन मुद्दों पे बात होती है जो विपक्ष को घेरा जा सके या विपक्ष को घेरता है। आम जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हम देखते हैं संसद में भी उन पर बात नहीं होती, और डिलिमिटेशन उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा। अभी हमने दिल्ली में संसदीय सत्र देखा, कितने सांसद थे जिन्होंने इस पे बात करी? नहीं, किसी ने नहीं करी। उसके पीछे का एक और लॉजिक हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए आपने युवा की बात करी, रोजगार की बात करी, तो जिसको रोजगार नहीं चाहिए वो रोजगार पर क्यों बात करे? संसद में जो युवा है वो कौन है? वो परिवारवादी नेता है। बिल्कुल। उसको रोजगार चाहिए नहीं। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो जितने बड़े नेता के, आज मान लीजिए राहुल गांधी जी की बात करी जाए, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, या अखिलेश यादव जी की बात करी जाए, इन लोगों ने क्या नौकरी की है कभी? या कभी इन्होंने सोचा कि भाई हम पढ़ाई करके नौकरी करेंगे? ये राजनीति में आए ना। बिल्कुल। क्योंकि राजनीति क्या था, एक बिजनेस की तरह है इनके, कि जो पहले से उनकी फैमिली ने उसको सेट कर रखा है। आप किसी भी नाम को बताइए भाई, जो भी बड़े नाम हैं, तो अगर इन्होंने वो फीलिंग ही नहीं शेयर समझी कि बेरोजगारी क्या होती है। जब आप, मैंने क्या कहा कि जब आदमी अनुभव कैसे लेता है कि अगर आपको अगर 12-13 साल का अनुभव हुआ है तो उस अनुभव के आधार पर आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसकी फीलिंग से अटैच हैं। अब जैसे किसानों की बात होती है, किसानों की बात आप संसद में क्यों नहीं उठाई जाती है? क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जब कोई भी व्यक्ति किसानों के बीच से चुनकर नहीं जाएगा तो किसानों की बात तो करेगा कैसे? बिल्कुल। तो सवाल यही है कि हमेशा जो समाज होता है उसके बीच का जब व्यक्ति जाता है, जब आम युवा जाएगा संसद में, जब वो अपनी आवाज उठाएगा तो वो आवाज एक आम युवा की होगी। वो उन मुद्दों पर बात करेगा जो एक आम युवा फेस करता है। लेकिन जिन लोगों ने
उन चीज़ों को फेस ही नहीं किया है, जिन लोगों को उस चीज़ की फीलिंग ही नहीं है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था हो रही है, इसी वजह से जैसे क्या होता है ना कि जैसे एक बार कभी एक दौर था कि फ्रांस में अकाल पड़ा, तो वहाँ की महारानी निकल रही थी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई खाने के लिए रोटियां नहीं जी। हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो रोटी नहीं है तो आप लोग ब्रेड खाइए। हाँ। कि मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि रोटी ज़्यादा बेसिक है या ब्रेड ज़्यादा बेसिक है। तो सवाल यही है, आज के नेताओं की गलती नहीं है, उनको फील नहीं। आज एक बार बताइए, आप बता सकते हैं कि मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल कैसी है? क्योंकि आप फील नहीं कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो हमारी नहीं कर सकते हाँ। हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ नहीं देखी और हमने उनकी लाइफ नहीं देख सकते। तो ये किताबी बातों से नहीं हो सकता है, वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ आपने किया होता ना, तो फील आप करते। तो देश की राजनीति आजकल ऐसे ही हो गई है कि जो जिस फील्ड के लिए काम कर रहा है, वो उस फील्ड को जानता ही नहीं है, बिल्कुल। उसको समझ ही नहीं। महिला राजनीति की बात हो रही है, बताइए कौन सी ऐसी महिला है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहले जमाने में हुआ करते थे? अब कोई नहीं है। हमने देश के प्रधानमंत्री तक महिला देखी। ऐसे ऐसे दिग्गज महिलाएं हुई हैं कि जिनके सामने आपने देखा है कि पूरा विश्व नतमस्तक हुआ है। बहुत सारे देशों की महिला अपने प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिला अपने दम पर बनी है, बड़ी कद्दावर नेता रही हैं। लेकिन आज की स्थिति में कौन सी महिला है जो महिलाओं के हक की बात करे? महिला सुरक्षा की बात होती है तो क्या महिलाएं बात कर पाती हैं? आज आप बताइए, मंत्रिमंडल में जितनी भी महिलाएं हैं, किसी का आप नाम गिन के नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सी महिलाएं हैं। आपने महिलाओं की बात करी ना रुद्र जी, महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ तो सबको ये था कि अब महिलाओं को बराबरी का हक मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा महिलाओं को अभी तक यही नहीं पता कि उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डिलिमिटेशन रुका हुआ है। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तो महिलाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सरकार इस पर क्यों नहीं सोच रही कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उसके लिए ये पास भी तो करना होगा, डिलिमिटेशन को लागू करना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो देखिए सब समझ रही है। सरकार अगर समझती होती तो रुद्र जी आप भी जानते हैं, ये जो मुहिम आपने छेड़ी हुई है ये कब की रुक चुकी होती, क्योंकि डिलिमिटेशन चालू हो चुका होता। नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सरकार अगर नहीं समझ रही होती तो बिल के साथ एक कंडीशन क्यों लगाती? तब तो बिल ऐसे ही पास हो जाता। लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा कि राजनीति में कौन लोग हैं जी? राजनीति में वो लोग आज के समय में हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो पार्टी की एम्प्लॉई के तौर पे कहते हैं। पार्टियां जो काम कह दे रही हैं वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर महिला आरक्षण बिल की बात करी जाए, और जब 23 में पास हुआ और 23 में ये शर्त लगाई गई कि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, उस समय लोगों को बोलना चाहिए जी। भाई, हर पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी के भी तो महिला कार्यकर्ता हैं जी, उनको बोलना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर महिला परिसीमन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण भी लागू नहीं होगा। बिल्कुल। ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप राजनीति कर क्या रहे हैं? और महिला आरक्षण बिल अगर लागू नहीं हुआ तो आपका कोई मतलब ही नहीं होता इस बिल का। और 26 में अप्रैल से पहले ये बिल पास होना चाहिए, परिसीमन लागू होना चाहिए। अगर परिसीमन नहीं लागू होता है और आप उस पर चुप्पी साधे हैं तो आपका कोई औचित्य ही नहीं है। तो सवाल यही है ना कि जब आप अपने राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर नहीं हैं तो आप जनता के लिए और जनता के मुद्दों को लिए कितने कितने गंभीर होंगे? तो ये राजनीति बताता है कि हमारी देश की राजनीति कर कौन रहा है। क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय है संवैधानिक तौर पर अगर डिलिमिटेशन लागू नहीं होता। आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि पूरा अन्याय है। अब तक तो मान लीजिए कि इतने 75 साल का तो इंतजार था कि महिलाओं के लिए उनका प्रतिनिधित्व मिले, महिला आरक्षण बिल पास हो, और पास किया गया तो इस तरीके से पास किया गया कि जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, और उस पे आप चुप हो। सिंपल सी बात है कि अगर महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और उनके अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है और वो चुप हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप राजनीति में हैं क्यों? अगर राजनीति में आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं बात कर सकते, तो आप आम जनता, आम महिला, आम जो व्यक्ति है उसके अधिकारों की कैसे बात करेंगे? सबसे पहले व्यक्ति खुद के लिए बात करता है ना। तो ये बताता है कि राजनीति में कितने गंभीर लोग हैं। और इस गंभीरता के साथ मैं एक और आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ कि जो संविधान में आरक्षण प्राप्त है सिर्फ SC/ST को। अच्छा। SC/ST की सीटें रिजर्व होती हैं। अभी भी देश की संसद में 131 सीट रिजर्व है SC/ST के लिए। तो अगर वो रिजर्वेशन फ्रिज नहीं होता, अगर डिलिमिटेशन लागू होता, तो आज वो संख्या लगभग 350 पहुंच जाती। ठीक है, लेकिन उस पर दलित राजनीति करने वाले, पूरे देश में आपने देखा होगा कि दलितों की बात होती है। दलितों के शुभचिंतक सारे दल हैं, सारे व्यक्ति हैं, सारे लोग राजनीति करते हैं, वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। एकदम इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि अगर चुनाव आएगा तो दलितों के घर खाना, रहना, उठना बैठना सारे जगह की बात हो जाती है।
आप ये बताइए उनके अधिकारों को क्यों मारा जा रहा है? अगर वो सीट 350 हो सकती थी तो उसको 131 पे क्यों रोका गया है? कारण क्या है कि जो 131 सीट है उस पे सबसे ज्यादा परिवारवाद है। 131 में भी 131 में ही परिवारवाद है, क्योंकि दलितों के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार चुन करके आ रहे हैं, या उनके बाद उनके लड़के आ गए, उनके परिवार के लोग आ गए, तो वो दलित के नाम पर परिवारवाद किए हैं, इसलिए दलित राजनीति पे नहीं बोलते। हम कह रहे हैं बाकी लोग ना बोले ना, उनकी तो सीटें रिजर्व है ना, बिल्कुल उनको तो सीधा फायदा होगा, जितना सीटें बढ़ेंगे उनका रिजर्वेशन का उनको फायदा होगा। दूसरी सीटें सफल नहीं कर पा रही हैं। जैसे उस समय जो सीटें थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर नोएडा उस गौतम बुद्ध नगर उस समय रिजर्व था SC ST के लिए, तो आज भी रिजर्व है जी। दूसरी सीटें बदली नहीं। तो इतना ज़्यादा अगर राजनीतिक शोषण हो रहा है, और उसके बाद वो समाज और उस समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग, भाई जो लोग 131 लोग चुन कर आए हैं दलित राजनीति के आधार पर ही, उनको तो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे हमने SC ST और OBC वर्ग की हम बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन लागू नहीं हो रहा, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नुकसान है, जिस पर कोई भी पार्टी निकलकर बात नहीं करती। चाहे हम किसी भी देश की बात कर लें, चाहे अगर हम विपक्ष की बात कर लें या सरकार की अपनी बात कर लें, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सामाजिक न्याय की भावना के कितने खिलाफ है ये? देखिए, अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि देश की राजनीति में दलित राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई रहा है तो मायावती जी रही हैं। बिल्कुल। और मायावती जी इतना बड़ा दलित चेहरा रही हैं कि वो 29 वर्ष की उम्र में अपने दम पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, और हमारे ख्याल से 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और सत्ता में उनकी पकड़ कितनी थी सबको पता है। आप एक बार बताइए, उन्होंने दलित राजनीति के नाम पर क्या किया? कुछ। भाई दलित राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके बाद कौन बसपा का है? बसपा का हाल ये है कि जो बसपा की पूरे देश में धाक बोलती थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री होती थी उनकी प्रमुख, आज अभी 26 में जब राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बसपा का प्रेजेंटेशन शून्य हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ व्यक्तिवाद के नाम पर। क्योंकि मायावती जी ने अपनी पार्टी में अपने आगे किसको किया? तो मैंने क्या कहा कि जब व्यक्तिवाद हावी हो जाएगा समाजवाद पे, तो इसी तरह की होगी। दलित राजनीति के नाम पर उन्होंने सत्ता सुख तो लिया जी, लेकिन दलित राजनीति को उन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? और दलितों के परिसीमन पर उन्होंने क्यों नहीं बोला? जब सबसे ज्यादा उनको फायदा होता, विधानसभा की सीटें भी उनके लिए रिजर्व हैं, लोकसभा की सीटें भी रिजर्व हैं। तो सवाल यही उठता है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी समाज का इस्तेमाल करते हैं और उसका समाज का इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते हैं। अगर आप 38 साल की उम्र में खुद मुख्यमंत्री बन सकती थी, तो देश में दलितों की संख्या तो इतनी आपको खड़ी कर देनी चाहिए, तो इतना बड़ा नेतृत्व खड़ा कर देना चाहिए था कि आज दलित चिंतन की इस तरह की बात ही नहीं होनी चाहिए। सवाल वही ना घूम फिर के कि राजनेताओं ने शुरुआत खुद नहीं करी। बस जहां हम देखते हैं पिता पुत्र, पति पत्नी, चाचा भतीजा, यही परिवारवाद अभी तक की हिंदुस्तान की राजनीति में चलता आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ, जिसकी पकड़ मजबूत हुई, उसका पूरा परिवार राजनीति में उतर गया। ना युवाओं को सामने आने दिया गया। SC ST की हमने बात कर ली, OBC की वर्ग की बात कर ली, ये सब पूरी तरह से पीछे कर दिए गए और केवल एक परिवारवाद की राजनीति रही। आपके हिसाब से विपक्ष की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए, विपक्ष की पूरी इसलिए भूमिका है, कारण क्या है कि देखिए सत्ताधारी दल जो होता है वो वर्तमान की परिस्थितियों में फंसा होता है, उसको उसकी जवाबदेही, उसके समीकरण साधने होते हैं। विपक्ष पूरी तरह से फ्री होता है, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो हमेशा सरकार को घेरने का काम करता है। विपक्ष का जो मौन समर्थन होता है वो सत्ता के अगर साथ मिल जाता है तो यही सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र होता है, क्योंकि विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं उन पे आरोप लगते हैं काम अगर नहीं होता है, लेकिन विपक्ष पे तो लगता नहीं। विपक्ष की जो चुप्पी है वो इस बात को दर्शाती है कि पूर्ण रूप से जो पूरा विपक्ष इस देश का है वो आप देखेंगे तो परिवारवाद पर केंद्रित है जी। परिवारवाद और व्यक्तिवाद तक जो केंद्रित राजनीति हो जाएगी तो कभी वो नहीं चाहेगी कि नए लोग आएंगे। अब आपको हम उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। आप आज़ादी के समय चले जाइए, पंडित नेहरू को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके सिवा कोई भी बड़ा नेता आप बताइए कि जिसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को आज वर्तमान में आप जानते हैं। भाई राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, या उसके बाद
सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, या मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, या और भी बहुत सारे जितने भी बड़े पटेल जी थे या महात्मा गांधी थे या जो भी और लोग थे, उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए कि जो आज सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि उनके अंदर राजनीति को लेकर कि ये भावना नहीं थी। अगर ये भावना होती तो आप एक बार बताइए कि देश की राजनीति में ये आज वाले परिवारवादी लोग होते कि वो वाले परिवारवादी लोग होते? नहीं थे ना, क्योंकि वो सोच नहीं थी उनके अंदर की। जो सोच थी, भाई जेपी आंदोलन हुआ, जेपी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो जयप्रकाश नारायण के परिवार या उन्होंने अपने लिए क्या किया जरा बताइए। तो जब आप देश की राजनीति की बात करते हैं ना, तो आपको स्वच्छ राजनीति की बात करनी पड़ती है। नेता वो नहीं होता है कि जो खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाता है, उसके लिए उसका क्षेत्र, उसके लोग महत्वपूर्ण होते हैं। और देश की राजनीति में यही चीज मिसिंग है। सबसे बड़ी मिसिंग यही है 1976 और 2016, इस लंबे से पीरियड में कमी अगर हम देखते हैं दोनों पार्टियों के लिए। कांग्रेस ने रोका, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत आती है बीजेपी की भी, ये सवाल मैंने बीच में उठाया, पूर्ण बहुमत आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी सर निर्णायक नहीं बनाया गया इस फैसले को, क्योंकि गौर नहीं समझी गई। तो बीजेपी कहीं ना कहीं वो भी तो इस फैक्टर से दूर भाग रही है। नहीं, बिल्कुल भाग रही। मैंने क्या कहा कि वो भी आज एक किस दौर से गुजर रही है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि जिस मंच पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस पे ही आप उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के आकर के शपथ लेते हैं। भाई जब आप अपने भी पार्टी में आप सत्ता के लिए गठजोड़ करके ऐसे लोगों को आप सत्ता के आगे ले जाएंगे कि जो उन्हीं परिवारवादी लोगों से आएंगे, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। तो ये एक मिली जुली, मैंने क्या कहा कि एक मिली जुली चौकड़ी चल रही है कि जिसमें जनता नहीं है। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र में जनता, उसके चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार तीनों का होना जरूरी है। यहाँ तीसरे में पहला नहीं है। जनता को जनता नहीं रहा है। जब जनता नहीं है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार यही आपस में खेल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को खतरा है ना। डिलिमिटेशन लागू होगा तो जो सेफ सीटें हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी पूरी तरीके से। उसी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रतियोगिता में उतरेंगे तब आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी। तब आप इस वजह से नहीं चुनाव जीत सकते हैं कि आप किसी के लड़के हैं, आपके पिताजी कौन थे, क्या थे और कैसे थे। तब आपको ये मानना पड़ेगा, जनता के बीच ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इस वजह से चुना जा रहा हूं क्योंकि मेरा ये काम बेहतर है। भाई राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। आज आप एक बात बताइए, एक आम बोलचाल की भाषा में आप क्या समझते हैं कि क्या राजनीति के बारे में कहा जाता है? राजनीति में चुनाव लड़ने के कैसे समीकरण बनाए जाते हैं, राजनीति में कितने पैसे खर्च होते हैं, ये सब व्यवहारिकता किसको नहीं पता है। भाई आज कितने पैसे से राज्यसभा की सीटें बिक रही हैं, राज्यपालों का चयन कैसे हो, तो कहने की टिकट बिकती हैं। तो ये गलत मैसेज जाता है समाज में। अगर जब बात करी जाएगी, जब हम अपने समाज को एक मैसेज देते हैं, जब हम अपने देश के युवाओं को मैसेज देते हैं, वो गलत मैसेज जाता है। आज आप एक बार बताइए, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि चाइना में भ्रष्टाचार में फांसी की सजा होती है। अपने देश में भ्रष्टाचार में क्या होता है? भ्रष्टाचार तो हमारी राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा है। नहीं, हमारे देश में भ्रष्टाचार का मतलब कुछ नहीं है। ये एक तरह से आपके लिए सम्मान का विषय हो गया। कारण क्या है कि आज एक बात बताइए कि लोग मजाक मजाक में बात कह रहे हैं कि अगर आपके घर ईडी की रेड पड़े, इनकम टैक्स की रेड पड़े, तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर कि आप पैसे वाले तो हैं, तभी तो आपके घर ऐसी चीज। ये धारणा अगर बन रही है, आप देख रहे हैं कि जो रेप के आरोपी हैं, जो इस तरह के आपराधिक मामले हैं, उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हो रही है और किस तरह से सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार नहीं हो रहा है। तो ये सोच है, क्योंकि हम ये मैसेज लगातार अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, अगर परिसीमन की रोक को 50 साल से रोका गया है, आप इसका एक कारण बता दीजिए कि क्यों रोका गया है। देश के प्रधानमंत्री या संसद का एक सत्र बुला लिया जाए और पूरे देश को बता दिया जाए कि परिसीमन पर रोक इसलिए लगाई गई, इससे देश को हमने ये फायदा किया। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री इस बारे में कहीं बात करते दिखे ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि देखने के लिए, मैंने की बात दूर की बात है, उस विषय में आप सोच नहीं रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी ही कहा था कि 1 लाख युवाओं को हम तैयार करेंगे, राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेंगे। क्यों, किस लिए प्रेरित करेंगे? आप राजनीति में आके वो क्या करेंगे? भाई राजनीति में ऐसा तो है, आप युवा को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर लीजिए, उसके समय सीमा खत्म हो जाती है। एक समय के बाद वो बेचारा किस लायक बचेगा? आप उसको आने का अवसर दीजिए ना। भाई मैंने आपको अभी क्रिकेट का एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, क्रिकेट ने किसी को कुछ नहीं किया। आज आप नोएडा में देख लेंगे या दिल्ली एनसीआर में देख लेंगे तो हजारों की संख्या में ट्रेनिंग स्कूल चलते हैं क्रिकेट के लिए। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, एक अवसर दिया। आप उनको अवसर ही नहीं राजनीति में दे रहे हैं।
आप राजनीति में केवल उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो एक किसी न किसी परिवार से आ रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर आप उनको और यही राजनीति में वजह भी ठोक तो है दे कि रहे हैं। जिस तरह से राजनीति हो रही है हमारे देश की, इसके चलते युवा कट भी रहा है राजनीति से। वो खुद नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे भविष्य पता है क्या है देश का। नहीं, उन लोगों को देख रहा है ना। हाँ। भाई आदमी किससे सीखता? मैंने क्या कहा कि हाँ। आप जो मैसेज पास कर रहे हैं वही मैसेज जा रहा है। आज एक बात बताइए, अधिकांश जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भारत क्यों छोड़ रहा है? जो युवा है रोजगार की तलाश में विदेशों में क्यों जा विदेशों रहा में जा है? रहा है, बिल्कुल। आज एक बात बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 43 साल की उम्र में बन जा रहे हैं। जी। आप अपने देश में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? 50-55 साल से पहले कुछ है नहीं, एक देश जिसमें कोई प्रवासी व्यक्ति जाकर जी। के उस देश के शीर्ष पद पर बैठ रहा है, कम से कम उनका स्वच्छ लोकतंत्र तो है। बिल्कुल। वो लोग उस व्यक्ति को तो कम से कम चुन रहे हैं कि जो योग्य है। हाँ। भाई कमला हैरिस को वहां का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया ना। बिल्कुल। चुनाव अगर वो जीतती तो राष्ट्रपति बन जाती यूके हाँ, की, हाँ। यूएस की। तो सवाल ये है कि हम क्या सीख रहे हैं किसी से? भाई पूरे विश्व में 6 लाख की आबादी पे सबसे ज्यादा संख्या पे यूएस में जो है सांसदों, 6 लाख की आबादी पे एक सांसद होते हैं। हमारे देश में संख्या 30 लाख पहुंच गई है और हमको बनना है विश्व गुरु। आज एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें अपने सांसदों को भेजना पड़ा ना पूरे विश्व में। हाँ। तो संख्या होगी तभी तो आप भेज पाएंगे। भाई हमें अगर पूरे विश्व, आज के समय में हमारा मुकाबला खुद से नहीं है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है, हमारा मुकाबला पूरे विश्व से है। क्योंकि जब आप पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो आपका मुकाबला किससे है? और आपकी तैयारी किसकी लेवल की है? आप पाकिस्तान बांग्लादेश के लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब भाई यूरोप के साथ टक्कर देने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? तो कोशिश कैसे होती है? सबसे पहली कोशिश तो क्या होती है? जहां से देश चलता है, राजनीतिक तौर पे आप उससे कंपटीशन करेंगे ना। भाई विश्व स्तर की राजनीति कैसे चल रही है? भाई राजनीतिक पार्टियां या देश चलाने वाली जो सरकारें होती हैं राजनीति से चुनकर आती हैं लोकतंत्र में, तो आपकी तुलना वहीं से शुरू हो जाती है। अब आप यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस में बराक ओबामा, बुश और बिल क्लिंटन, तीनों लोग 2-2 बार राष्ट्रपति रहे थे। वहाँ 2 ही बार राष्ट्रपति बनने की एक बाध्यता है जी। और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और तीनों लोगों ने, आप सोचिए कि जब रिटायरमेंट ली थी राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उनकी उम्र 57-58 साल थी। 57-58 साल की उम्र में वो 2 बार राष्ट्रपति बन करके उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब आप यूएस को कभी गौर से जाकर के देखिएगा कि यूएस क्लिंटन से लेके बराक ओबामा के कार्यकाल में जो 24 साल थे, उस समय यूएस की क्या पोजीशन थी, उसके बाद बाइडेन या ट्रंप के समय में यूएस की क्या कंडीशन है, आप उम्र के हिसाब से अनुमान लगाइए। तो जब तक आप यंग जनरेशन को मौका नहीं देंगे, आप पूरे विश्व की राजनीति उठा करके देख लीजिए, कितने बड़े बड़े देश में कितने, आप यूक्रेन के प्रधानमंत्री के देखिए क्या स्थिति है। युवाओं को जब तक आगे नहीं आने दिया जाएगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कारण क्या है ना कि सोच होती है। आदमी किस, अपने अंदर आप किसको देखते हैं? भाई किसी का आपको तो आइडल होगा अपने फील्ड में, हर फील्ड में आप देखते हैं। राजनीति में आप किसको देखते हैं? आप राजनीति में अगर किसी युवा से पूछा जाए कि आप कैसा बनना चाहते हैं, वो एक नाम नहीं बता पाएगा। नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसके पास एक नाम नहीं है। क्योंकि हमारे देश की राजनीति ऐसी है ना, अगर हम सांसदों की बात कर लें, विधायकों की बात कर लें ना सर, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल हमारे राजनीतिक ही लोग हैं। अगर हम सांसद की बात कर ले या विधायक की बात कर ले, तो किसी ने कुछ ना कुछ कर ही रखा है, केसेस चल रहे लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सत्ता मिली हुई है। क्यों? क्योंकि सत्ता पीछे से उनको स्ट्रांग है, मिली हुई है, जो उनको सपोर्ट करती आ रही है परिवारवाद को, तभी तो वो मौजूद हैं। क्रिमिनल होने के बावजूद हमारी सत्ता को वो संभाले बैठे हैं। आप एक बार बताइए, दिल्ली का ही आप उदाहरण देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहकर सरकार चला रहे थे। जिस 2G के नाम पर इस देश में सरकारें बदल गई। ये राजा और जो एक क्या है, कम ऐसे कुछ करके उनका नाम है, वो दोनों लोग आज संसद में हैं जी। क्या मतलब हुआ? आपने इसको पूरा सालों साल इसको प्रचार प्रसार करके, जब ये राजा इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे और आज उस संसद में और कई बार तो सभापति की सीट पर देखे जाते हैं, तो ये देश को क्या मैसेज जाता है कि आप कुछ भी करके कैसे भी हो सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि राजनीति एक छवि थी जी। राजनीति ये नहीं होती, जैसे पहले समय में क्या होता था, एक नैतिकता नामक शब्द का प्रयोग होता था जो राजनीति में इस्तेमाल होता था कि जब रेल हादसा हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस बात पर रिजाइन कर दिया कि मेरी नैतिकता बनती है और मैं रिजाइन कर रहा हूं।
नानाजी देशमुख थे जिनको भारत रत्न दिया गया, उन्होंने 60 साल की उम्र में मंत्री पद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 60 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको समाज सेवा करनी चाहिए। उनको भारत रत्न दिया गया है अभी जल्दी ही। हम क्या नैतिकता का पाठ अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं? भाई किसी भी जगह पर, जैसे हम अपने घर परिवार में हर जगह का एक नियम होता है कि आप अपने बच्चों को वो आदत देना चाहते हैं कि जो बेहतर बने। आप अपने बच्चों के सामने वो एग्जाम्पल नहीं कभी पेश करेंगे कि जो आपसे सीख करके उस तरह से वो खराब कोई चीज़ आचरण में करे। तो देश की राजनीति अपने आने वाले युवाओं को क्या मैसेज दे रही है? यही ना दे रही है कि भ्रष्टाचारी, पावरफुल लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, पैसे वाले लोग यही देश को चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज अगर जा रहा है तो लोकतंत्र खोखला और कमजोर नहीं होगा। आपको नए लोगों को आने का मौका क्यों नहीं आप दे रहे हैं? आप ऐसे लोगों को क्यों विदेश में जाने का अवसर दे रहे हैं कि जो भारत के लिए एक बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते थे? उनको विदेशों में जाकर के, भाई जिस देश की आबादी 145 करोड़ हो, उस देश का आदमी दूसरे देश में काम करने क्यों जाए? उस देश के आदमी के लिए तो इससे ज़्यादा, आप एक बार बताइए, हम FDI की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की कंपनियों को अपने देश में बुलाने की बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अब आज एक बात देख लीजिए, पूरे विश्व की लगभग सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में हैं जी। वो क्यों आना चाहती हैं? हमारे पास एक उपभोक्ता बाजार है, बिल्कुल इतना बड़ा बाजार है कि सबके माल हम खपत कर रहे हैं। तो उस देश में जब हम सबके सामान को खपत कर ले रहे हैं, हम अपने युवा को बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहे। हम बेहतर भारत बनाना ही नहीं चाहते। भैया आप एक बार बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहाँ वही तो हुआ। कुछ गिने चुने लोग ही तो हैं जिन्होंने पूरी राजनीति पर कब्जा कर लिया, उन्हीं के परिवार सत्ता चला रहे हैं। तो इसलिए कभी उनके चक्कर में वहाँ की जो आम जनता है उनका क्या हश्र है, जरा बताइए। तो ये आप अपने लोकतंत्र को देना चाहते हैं, ये सीख आप अपने लोकतंत्र को देंगे? तो आप अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र के में, क्योंकि हमारे युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है दंगे कराने के लिए, धार्मिक चीज़ों के नाम पर उन्हें भड़काया जाता है, और इसी के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल वो हो रहा है। युवा, पढ़ा लिखा युवा भी ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसने देखा कि हमारे जो राजनेता है वो खुलकर किसी चीज़ पे बात ही नहीं कर पाते। 2026 जैसे आपने कहा, अप्रैल में डिलिमिटेशन अब लागू होने वाला है। क्या लगता है कि ये अभी भी अटकेगा? कोई ना कोई पार्टी ऐसी आएगी जो इसको लागू नहीं होने देगी, या अब मोदी सरकार इसे लागू करा के रहेगी? देखिए, अगर जनता इसको लेकर के जागरूक नहीं होगी तो ये लागू नहीं होगा। ये सारा मुद्दा तो आप तो जागरूक लगातार कर ही रहे हैं। मैं अपनी कोशिश हमारी पूरी है, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं होती, मैं आपको एक वाक्य से बता रहा हूँ कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय सारे जितने बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। और अगस्त क्रांति का आपने नाम सुना होगा। अगस्त क्रांति बहुत फेमस थी। सारे जितने बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया कि पूरा ये जो राजनीतिक सिस्टम होगा वो बंद हो जाएगा। उसका पूरे अगस्त क्रांति का नेतृत्व तो इस देश में युवाओं ने किया जी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हुआ। और उस अगस्त क्रांति का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसी दिन हिल गई, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि जब बिना नेता के नेतृत्व इतना बड़ा हो सकता है तो बाकी नेता के साथ क्या होता। दरअसल हम क्या है ना कि हम अपने जनता होने का अधिकार खो चुके हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम कौन हैं। हम हर आम नागरिक, पहले आप एक देश के नागरिक हैं जी, उसके बाद आप कुछ भी हो सकते हैं। आप पत्रकार हो सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रोफेशन में जो है ना कुछ समय तक रहते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद क्या होते हैं? आप एक आम नागरिक होते हैं, और एक आम नागरिक की आवश्यकताओं के साथ आप जूझते हैं, लड़ते हैं, समझते हैं। हम वो भूल गए हैं। जो इस देश की जनता है वो ये नहीं समझ पा रही है कि हम आम नागरिक हैं। अभी एक दिन CGI जो चंद्रचूड़ जी रिटायर होने के बाद कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने सुना जी कि उन्होंने बताया कि जैसे ही मतलब हम रिटायर होने के बाद हम कमरा ढूंढने लगे, मतलब रहने के लिए, क्योंकि तब तक सरकारी आवास में रह रहे थे। तो ये जो गैप है वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप एक प्रोफेशन में हैं और एक पद पे हैं, इसके बाद आप एक आम नागरिक हैं। को किसी भी आप पद पे होंगे तो आपकी एक कार्यावधि होगी 8-10 घंटे की, लेकिन आप जो 14-18 घंटे क्या हैं? एक आम नागरिक हैं। तो आप ये 18 घंटे भूल चुके हैं कि हम एक आम नागरिक के तौर पे क्या हैं। जैसे अगर कोई एक आदमी प्रशासनिक सेवा में, तो मान रहा है कि हम
तो बॉस ही हैं, हाँ या कोई मान लीजिए जज है या पॉलिटिशियन है, किसी भी फील्ड जी में है, जी वो अपने प्रोफेशन को ही अपना जीवन का आधार मान चुका है, वो भूल चुका है। जबकि ये चीज़ बाकी देशों में आप देखेंगे, जितने विकसित देशों में हैं, आप उस पर कभी सर्वे कर लीजिए, उसका अध्ययन करिए, वहाँ का आम नागरिक जो है वो अपने आप को सबसे पहले नागरिक मानता है, जी उसके बाद उसका प्रोफेशन है। और उसका उदाहरण मैं अपने देश के एक शहर इंदौर का दे सकता हूँ अच्छा कि इंदौर इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है, काफी लंबे समय से है। जी, कैसे बिल्कुल। है भाई? मध्य प्रदेश अवेयर का, है क्योंकि वहाँ की मध्य जनता। प्रदेश के लोग वहाँ, मध्य प्रदेश की वो राजधानी नहीं हाँ है, एक हाँ मध्य प्रदेश का शहर है। जी तो अगर प्रशासन उस काम को कर सकता हाँ था तो भोपाल के लिए करता, बिल्कुल भोपाल के लिए नहीं किया ना। इंदौर के लोगों के लिए ये मायने रखता है कि हम स्वच्छ रहें। वो प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन नहीं है, जी उनको अपने नागरिक होने का दायित्व तो पता है। जी ये चीज आप दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल आप नहीं 700-600 500 के एक यूआई में रह रहे हैं। आप एक व्यक्ति बताइए कि जो, भाई यहाँ पर मीडिया भी है ना, भाई आप व्यक्ति हैं ना, मैंने क्या कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं, 8 घंटे 10 घंटे आप नौकरी करते होंगे, जी आपका परिवार थोड़ी नौकरी करता होगा, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी माँ बाप बूढ़े वो भी हो सकते हैं। कितने मीडिया के लोग हैं जो इस पे आवाज उठा रहे हैं? कोई नहीं बात कर रहा है इस पे। जितने और प्रोफेशनल लोग हैं, जितने मान लीजिए कि सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग हैं, कोई क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि वो ये मान नहीं रहे हैं कि हम जनता हैं। वो अपने आप को उस प्रोफेशन के ही अनुरूप मान चुके हैं कि मैं इसी प्रोफेशन का व्यक्ति हूं, मैं जनता नहीं हूं। हाँ तो ये जब तक आपको एहसास नहीं क्योंकि होगा, फायदे नहीं सबसे समझ पहले पा रही ना, जनता हमारी है। जनता भी तो फायदे नहीं समझ मैं पा रही वही ना, कह रहा हूं ना परिसीमन कि के अभी तक। वो इसीलिए नहीं समझ पा रही है कि उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम पहले जनता हैं। हाँ भाई प्रधानमंत्री भी इस देश के जो हैं सबसे पहले नागरिक होंगे ना, बिल्कुल भाई उसके बाद प्रधानमंत्री बने या कुछ बने जो भी होंगे। जी लेकिन जब आपको ये पता नहीं होगा कि आप नागरिक हैं तो आपको कुछ नहीं पता है। और यही देश की जनता के साथ हो गया। आज महिलाओं को लगता है, जैसे कांग्रेस की महिलाओं को लगता है कि हम क्यों बोले महिला आरक्षण पे, जी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को लगता है कि मैं क्यों बोलूं, ये तो सरकार के सबकी हक खिलाफ की हो बात है जाएगा। जबकि भाई आप यहाँ सरकार कौन है? हाँ भाई जनता से ही तो सरकार बन रही है। बिल्कुल। और आप अपने लिए नहीं अगर बोल पा रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? आप बताइए, युवाओं की बात हो रही है, कोई आप बताइए युवा बोल रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा है ना इस पे। रुद्र प्रताप जी, आपकी संस्था आई युवा, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आप इस पे डिलिमिटेशन पे बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं, पूरी आपने अपनी कोशिश कर रखी है लोगों को अवेयर करने के लिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बताना चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन लागू होना कितना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कितनी जल्दी आपको कामयाबी मिल सकती है? देखिए, ये कामयाबी कितनी जल्दी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, इस पर मैं नहीं सोचता हूँ। मेरा मानना है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ। मेरा मानना है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन देश की राजनीति के लिए घातक सिद्ध हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा घातक होगा, तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। एक नागरिक होने का कर्तव्य, जैसे महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया था तो वहाँ हमने और आपने जाकर नहीं देखा था, उन्होंने स्वयं बताया था। उनको गलत लगा, उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अगर हमारे यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे देशवासियों के साथ कैसा होगा, तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। तो हर नागरिक का जैसे कर्तव्य होता है वैसे मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि परिसीमन देश की राजनीति के लिए घातक है और ये आने वाले समय में और ज्यादा घातक होगा, तो मेरी आवाज हमेशा इसके खिलाफ रहेगी। बाकी इसका कब लागू होना न लागू होना, और जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि मुझे इस पे पूरी आशंका है कि नहीं लागू हो रहा है। अच्छा। कारण क्या है कि जब तक जनता इस पे नहीं बोलेगी, राजनीतिक दल, देखिए मतलब बहुत वो वाली राजनीति में मैंने क्या कहा, नैतिकता एक अकेले रुद्र प्रताप से तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने वाली। नहीं, यह हकीकत है, मेरे कहने से नहीं है, पूरा देश के लिए बात है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत काम थोड़ी है। मेरा व्यक्तिगत काम होता तब तो मैं कर लेता। पूरे देश का एक मुद्दा है, इस पूरे देश के इस मुद्दे को उसको समझना पड़ेगा। उसको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। भाई आज के डेट में आप उसको पढ़िए। भाई हमारे पास संविधान सभा के नोट्स हैं, उस पर आप जा करके पढ़िए कि संविधान सभा ने आखिर परिसीमन की व्यवस्था क्यों लागू करी थी, या संविधान में बार बार इसके बाद भी चीजें क्यों लगातार चल रही थी और उस पर क्यों रोक लगाई। आप अध्ययन करिए ना, आप जानिए समझिए। अगर आप जानने समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप तो उस तरह से हो गए कि जो चीज आप पे पर थूप जाएगी, तो लोकतंत्र की क्यों बात आप कर रहे हैं? तब तो आप राजतंत्र में जी रहे हैं। और जी ही रहे हैं। भाई जिस देश में दूसरी तीसरी जनरेशन का व्यक्ति सत्ता पर बैठा है, तो वो लोकतंत्र कहाँ से हुआ? और उसमें मैंने क्या कहा कि सत्ता के शीर्ष पे बैठा है।
किसी भी व्यक्ति का राजनीति में आने पे कोई रोक नहीं है और आना भी चाहिए। जी। अगर कोई राजनीतिक परिवार का व्यक्ति है उसका विरोध नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का लड़का विरोध होना प्रधानमंत्री चाहिए। बने, ये गलत है। हाँ। देश की राजनीति कब ऐसे बदलती है कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इस देश में कितने लोगों ने विरोध किया? किसी ने भी नहीं किया। भाई मैं कह रहा हूं, जब सत्ता में बैठे जो लोग, कांग्रेस की अगर उस समय सरकार थी, जितने लोग थे उसमें से किसी लोग ने कहा कि नहीं ये गलत है? क्योंकि भाई आप उनको बुलाते हैं और उसको बैठा लेते हैं। उसके बाद सोनिया गांधी जी का राजनीति से क्या लेना देना था? उनको राजनीति में लाया गया। भाई उसके बाद मनमोहन जी सरकार प्रधानमंत्री बने या क्या बने, या सरकार कहाँ से चलती थी क्या नहीं चलती थी, वो हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि उसके बाद आप राहुल गांधी जी आ गए, उसके बाद प्रियंका जी आ गई, और उसके बाद आज देखेंगे कि आने वाले समय में, मैंने जो पहले अभी आपसे कहा कि ये तैयारी है जी। प्रियंका जी को इसीलिए आगे किया जा रहा है कि प्रियंका जी के बच्चे हैं, उनके बच्चे आने वाले समय में आप देख लीजिएगा अगले चुनाव में। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि 29 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका जी के लड़के चुनाव में हैं। हाँ। तो सवाल ये नहीं उठता है कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर सोच रहे हैं। जी। सवाल ये उठता है कि देश की आज़ादी में लोगों ने कुर्बानियां क्यों दी? हाँ। क्या महात्मा गांधी जी के लड़के प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे? बिल्कुल थे। या सरदार पटेल के, या राजेंद्र बाबू की, या जो और भी लोग जितने थे, उनके परिवार के लोग नहीं थे? देश की राजनीति में कितने प्रबुद्ध लोग, कितने बड़े बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया है, उनके परिवार के लोग नहीं थे जो राजनीति कर सकते थे? लेकिन क्यों आप ही के परिवार से कर रहे हैं? जब तक राजनीति परिवारवाद नहीं खत्म होगा, देश हमारा नहीं बदलेगा। आपका रोड मैप क्या है? अगर सरकार आपसे सलाह मांगे डिलिमिटेशन पर, तो आई युवा के संस्थापक हैं आप, रुद्र प्रताप जी, आपकी सलाह क्या होगी सरकार के लिए? मेरा ये हमेशा से है कि डिलिमिटेशन जो है वो पूर्ण तरीके से लागू किया जाए। हाँ। जिस तरीके से उसकी व्यवस्था संविधान में करी गई उस तरह से किया जाए। एक फेयर इलेक्शन हो, आम जनता को मौका मिले, महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिले, युवाओं को अवसर मिले। खास करके तो मेरी जो संस्था आयुवा है बार बार कहती है यूथ रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, युवाओं के लिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था करी जाए कि जिससे युवा आए, और काबिल जब युवा आएगा तो एक बेहतर राजनीति आपको देगा। तो जब तक उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, जब तक उनको अवसर नहीं मिलता है, जब तक उनको आप राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं, तब तक देश आगे नहीं बढ़ता है। कारण क्या है? तब तक उनके मन में एक कुंठा है, राजनीति को लेकर उनके मन में एक द्वेष है, एक घृणा की भावना है। उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो राजनीति में हैं। उनको स्वच्छ राजनीति उनको दिखानी पड़ेगी। अपने देश को भरोसों में लेना पड़ेगा कि जिनको उनको लगे कि नहीं, हमारे शीर्ष पद पर जो बैठा व्यक्ति है वो मेरे लिए काम करता है। तो ये व्यवस्था लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लोगों के बीच वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो राजनीति में आए, देश को बेहतर बनाएं, और एक ऐसे देश का निर्माण करें जहां पर हम इतनी ज़्यादा कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। पूरा विश्व हमारी तरफ आंख लगाए बैठा है, हमको टकटकी नज़रों से देख रहा है, हर तरह से हमको दबाने की कोशिश करी जा रही, टैरिफ के नाम पर, कुछ के नाम पर। तो हम तैयारी के नाम पर किसके साथ की तरफ देख रहे हैं? अपने युवाओं की तरफ देख रहे हैं, अपने देश की महिलाओं की तरफ देख रहे हैं। तो उनकी भागीदारी को हम बढ़ाएंगे, तब उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम निकल कर आएगा। जैसे अभी बात देखते हैं कि जब भी कभी भी कोई राष्ट्र की बात आती है, अपने देश के अंदर राष्ट्र प्रेम कैसे पैदा होता है। तो ये राष्ट्र प्रेम हमारे राजनीति में दिखना चाहिए कि जब राष्ट्र की बात आएगी, हमारे ऑपरेशन सिंदूर में सारे सांसद गए ना, सर्वदलीय समितियां भेजी गई, तो ये सोच राष्ट्र से जुड़नी चाहिए, परिवार से नहीं होनी चाहिए। और राजनीति बाहरी लोगों के साथ होनी चाहिए। पूरे विश्व के साथ आप करिए, अपने लोगों के साथ मत करिए। अपने लोगों को अवसर दीजिए, मौका दीजिए, और उनको आगे आने दीजिए, जिस तरह से वो बेहतर एक भारत का निर्माण कर सकें। और जो हम कल्पना कर रहे हैं कि 47 में हम विकसित भारत बनेंगे, वो सपना हम देखते हुए अपने आँखों से देखें। क्योंकि हम लोग उस उम्र में हैं कि जो सपना देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने से लेकर देश की राजनीति में बड़ा योगदान दिया, लेकिन वो सपना लिए ही नहीं, हमारे बीच से चले गए कि देश हमारा विकसित बने। तो वो सपना कम से कम आज की जनरेशन, हम और आप, वो सपना अपने आंखों के सामने पूरा होते देख सके। ये हम चाहते हैं कि ये चीज हो। एक लाइन में आपसे जवाब चाहेंगे, डिलिमिटेशन नहीं तो क्या लोकतंत्र अधूरा रहेगा? डिलिमिटेशन नहीं तो अगले बार लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि अगली बार जब लोकतंत्र की हम बात करेंगे तब तक देश पूरा राजतंत्र में बदल चुका होगा। तो मतलब 2026 अप्रैल, जनवरी में हम लोग बैठे हैं, अगर अप्रैल में ये लागू नहीं होता तो हम अपने देश को और पीछे धकेलने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस पे काम नहीं कर रही।
जी बिल्कुल, कारण क्या है ना कि उसके बाद असंतोष इतना बढ़ जाएगा, लोगों का राजनीति से इस तरह से मतलब बिछो हो चुका होगा, राजनीति से लोग इतना दूर जा चुके होंगे कि वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे सेना के शौर्य पे सवाल उठ जाते हैं, बहुत सारे मामलों पे लोग सबूत मांगने लगते हैं। अभी जैसे हमारे देश की सेना में एक मतलब गर्व का हमारा विषय होता है, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगे क्योंकि लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और जैसे ही भरोसा टूटता है ना, देखिए राष्ट्र जो है ना एक कड़ी की तरह होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम कितना भी एक दूसरे से टकराएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन जो जुड़ाव हमारा है ना वो राष्ट्र के तौर पे जो है वही हमको मजबूत बनाता है। तो ये भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए कि जिसके हाथ में हमने सत्ता दी है या जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, ये भरोसा कायम करना राजनीति का काम है। और वो तभी आएगा जब हम प्रतिनिधित्व को लोगों में बांटेंगे। जैसे कहावत होती है ना कि जो चीज़ आप जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है। हम उसी चीज़ को, जैसे राजनीति में प्रतिनिधित्व को बांटना एक नेता की निशानी है। चाणक्य को हम ज़्यादा जानते हैं चंद्रगुप्त से, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, खुद नहीं बने थे। तो राजनीति यही है ना कि जो लीडर जो होता है ना, नायक होता है। नायक किसी का हक नहीं मारता है, वो किसी के हक के लिए लड़ता है, इसीलिए उसे नायक कहा जाता है। तो आज देश की राजनीति को नायकों की जरूरत है कि जो किसी का हक न मार करके लोगों को उनका हक दिलाए, जो एक्चुअल में योग्य व्यक्ति हैं वो सत्ता में आए, जो योग्यता रखते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करें। और इस देश में ये संभावना अनंत है। जैसे कहा जाता है ना कि ये धरती वीरों से कभी खाली नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके अंदर ये अपार योग्यता है। और आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में आप सुनते ही होंगे कि कहाँ कहाँ की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारे देश के लोग लीड कर रहे हैं। तो वो संभावना हमारे पास है, हमें उनको अवसर देने की ज़रूरत है। हमको उनका अवसर मारना नहीं, उनको अवसर देना है। हम विकसित हो जाएंगे, क्योंकि आज हम पूरे विश्व में, जब हम अंग्रेजों के यहाँ जा कर के अपना प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं तो हम पूरे विश्व में छा सकते हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व में छा सकते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन लागू होना बेहद ज़रूरी है। डिलिमिटेशन पर रुद्र प्रताप जी आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने चर्चा करी, जो फाउंडर हैं आई युवा के। सर, मुझे उम्मीद है कि ये जो भी इस पॉडकास्ट को लोग देख रहे होंगे उन्हें डिलिमिटेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये क्यों लागू होना चाहिए ये उन्हें समझ आ चुका हो कि इसके ना लागू होने से क्या नुकसान अभी तक हमारा देश उठा रहा था। तो जो भी आपका कमेंट है ज़रूर हमें बताइए कि डिलिमिटेशन अगर लागू नहीं होता है तो इससे हमें और क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और आई युवा की जो पहल रुद्र प्रताप जी ने मुहिम छेड़ी है, इसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं रुद्र प्रताप जी से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल्स है, आप कनेक्ट करके डिलिमिटेशन इस मुद्दे को और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। रुद्र प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका। नमस्कार सर, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू।